डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज डे 8 में हम करने वाले हैं अमृतसर की सैर और आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं जलियांवाला बाग से। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग को तो हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में हम सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज जलियांवाला बाग। आप जैसे ही अंदर की ओर आते हो, यहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है जहाँ पे जलियांवाला बाग से संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है और कुछ चीज़ों को भी रखा गया है। यहाँ पर दीवारों पर काफ़ी सारे चित्र रखे हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ भी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त इस हत्याकांड को किस तरह से दर्शाया गया। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने करीबन 10 मिनट तक 1650 राउंड चलाकर 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जैसे ही हम अंदर आते हैं, हमें बीच में एक बड़ा सा स्मारक दिखता है और हमारे राइट साइड पे एक निशान लगा हुआ है जहाँ पे दर्शाया है कि यहीं से लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। वहीं से कुछ आगे एक अमर ज्योति है जो यहाँ पे मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखी गई है। हम भी उस ज्योति के दर्शन करके वहाँ से आगे की ओर बढ़े। वहाँ से एक सीधा रास्ता स्मारक की ओर जाता है दोस्तों, और वहाँ पे दोनों तरफ गार्डन नुमा बना हुआ है। और गार्डन में जो लैंडस्केपिंग की है वो भी कुछ इस तरह से की हुई है कि जैसे सोल्जर जैसे वहाँ उस समय खड़े थे बंदूक लेकर, वैसे उनको दर्शाया गया है कि लोगों पर वो गोलियाँ चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी हमारे भारत के इतिहास की और बाद में पूरी दुनिया में भी इसकी निंदा की गई। और ये है दोस्तों, ये मुख्य स्मारक है जो यहाँ पे मृत लोगों को श्रद्धांजलि रूप दर्शाया गया है और ये बराबर गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है। और अभी हम देखते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आज भी आपको इन गोलियों के निशान दिखाई देंगे दोस्तों। जी हाँ, कुछ ऐसी दीवारें थी जहाँ पे लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह जो मैदान था यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। और उस वक्त यहाँ पे करीबन 5000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और उस दिन बैसाखी का दिन था, तो उसी वजह से लोग इकट्ठा हुए थे और उन पर गोलियाँ चलाई गई। और इन दीवारों पर आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से गोलियों के निशान लगे हुए हैं। मतलब करीबन 1650 राउंड गोलियाँ सिर्फ 10 मिनट में दागी गई थी। बहुत ही खतरनाक दृश्य रहा होगा दोस्तों। हमें तो यहाँ पर घूमते भी मतलब याद करते भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और वहीं उसके पीछे और एक दीवार है जहाँ से लोग चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर भी सैनिकों ने एक बहुत गोलियाँ चला दी। तो आपको यहाँ पर भी हर जगह पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देंगे दोस्तों। वहाँ से आगे कुछ बढ़ने पर शहीदी कुआं आता है दोस्तों। जी, हम भी सब इस कुएं के बारे में जानते हैं कि काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, लेकिन इस कुएं से भी करीबन 100 से ज़्यादा शव निकाले गए थे। इसीलिए इस कुएं को भी शहीदी कुआं कहा जाता है। कुएं से कुछ ही दूरी पर और एक दीवार है दोस्तों, जहां पर भी आपको गोलियों के काफ़ी सारे निशान दिखाई देंगे। और वहीं से बाहर की तरफ आते हुए आप पहुंचेंगे शहीद गैलरी में,
जहाँ पे यहाँ पर जो शहीद हुए थे उन लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो आप जान सकते हो कि जो शहीद हुए थे उनमें मुख्य कौन कौन व्यक्ति थे। और इस हॉल के बराबर बीचों बीच एक चित्र लगाया गया है जहाँ पर उस वक्त की इस घटना का चित्रीकरण किया गया है। सचमुच बहुत दर्दनाक दृश्य है दोस्तों ये। तो एक बार तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो मेन मार्केट आ जाता है, और जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा मार्केट एक ही कलर का है। यहाँ पर सारे दुकानों पर जो नाम है वह भी एक ही स्टाइल में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से पैदल ही चलना है। और यहीं से आप आगे बढ़ते बढ़ते जो आपको सामने की तरफ जो सफ़ेद स्मारक दिख रहा है वह श्री हरमंदिर साहिब है। तो चलिए अब चलते हैं श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अमृतसर का नाम भी वास्तव में उसी सरोवर के नाम से रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हरमंदिर साहिब को दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो यह सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसमें मंदिर शब्द जुड़ने से इसे भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री हरमंदिर साहिब की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। सिखों के लिए तो यह गुरुद्वारा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अन्य धर्म के लोगों की भी इसमें अटूट श्रद्धा है। यात्रियों के लिए यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। पीने के पानी से लेकर रहने खाने की सारी सुविधाएं यहाँ पे निःशुल्क है दोस्तों। तो चलिए साथ मिलके करते हैं श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने जूते इन जूते घरों में उतारने हैं और वहाँ से आपको एक टोकन दिया जाएगा, जिसको लेकर आप इस गुरुद्वारा के मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं। गुरुद्वारा में प्रवेश करने से पहले आपको अपना सर ढकना आवश्यक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर बाहर रखी हुई इन बकेट्स में से कोई भी कपड़ा ले सकते हो जिससे आप अपना सर ढक सकते हो। आप चाहो तो बाज़ार से नया रुमाल लेकर भी अपने सर पे बांध सकते हो, और या तो आप इन बकेट्स में से भी निकाल के अपने सर पे बांध सकते हो। यह रुमाल भी किसी श्रद्धालु द्वारा ही रखे गए हैं ताकि ये किसी और के काम आ सके। तो हमने भी इसी में से एक रुमाल लेकर बांधने का फैसला किया। और अब हम चलते हैं दर्शनों के लिए। भीतर प्रवेश करने से पहले आपको अपने पैर धोने होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा पानी का पुल बना हुआ है जिसमें से होकर आपको गुजरना है, जिससे आपके पैर भी स्वच्छ हो जाते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपकी नज़र सबसे पहले पड़ती है स्वर्ण मंदिर पर, यानी श्री हरमंदिर साहिब पर। इस परिसर में प्रवेश करते ही आप सबसे पहली बात जो नोटिस करेंगे वह कि यहाँ पे गुरुवाणी हमेशा बजती रहती है, और जिसकी वजह से यहाँ की ऊर्जा में और बढ़ोतरी होती है। इतने सारे पर्यटक और श्रद्धालुओं के बीच भी आपको यहाँ पे एक अलग ही शांति का एहसास होगा दोस्तों। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ की ऊर्जा में एक सकारात्मक ऊर्जा हो। यहाँ इस सरोवर में स्नान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है दोस्तों। उसके अलावा इस सरोवर में काफ़ी खूबसूरत मछलियाँ भी हैं दोस्तों। अभी भीतर जाने के लिए काफ़ी लाइन दिख रही थी, तो हमने कुछ समय वहाँ पे आसपास ही व्यतीत किया, क्योंकि यह परिसर इतना खूबसूरत और शांत है कि आपको कहीं भी यहाँ पर एक अलग ही शांति का एहसास होगा दोस्तों।
इन सब के बीच में मेरे बेटे की भी पानी में जाने की काफ़ी इच्छा हो रही थी। हमारे पास अतिरिक्त कपड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पानी में उतरकर पानी को अपने सर पे लगाया और गुरुद्वारे का आशीर्वाद भी लिया। सूर्य की किरणें जब गुरुद्वारा पे पड़ रही थी तो वह एक अलौकिक आभा निर्माण कर रही थी और हम अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पा रहे थे दोस्तों। सचमुच यह गुरुद्वारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि जिसे मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। दरअसल अभी यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, दोपहर के 12-1 बज चुके थे और वहीं पे लंगर भी चालू हो गया था। वैसे तो यहाँ पे जो लंगर है ये 24 घंटे चालू रहता है और यहाँ पर आपसे कुछ भी सवाल पूछा नहीं जाता, आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से धर्म के हो। यहाँ पर कोई भी इंसान खाना खा सकता है और माना जाता है कि यहाँ पे करीबन दिन के 40,000 लोग खाना खाते होंगे और यह सब निःशुल्क है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। अगर आप अपनी स्वेच्छा से जो डालना चाहते हो वो वहाँ पे दान पात्र में डाल सकते हो। हमने भी इस लंगर के बारे में काफ़ी सुन और देख रखा था। बीच में तो खास नेशनल जियोग्राफी पर इंडियाज़ मेगा किचन में भी इस लंगर को दर्शाया गया है कि यहाँ पे किस तरह से इतने सारे लोगों का खाना पकाया जाता है। यहाँ पर भी आते जाते समय आपको अपने पैर धोने होते हैं और जिससे आप अपने आप को स्वच्छ करके अंदर जा सकते हो। यहाँ पर सारी जो सेवाएं हैं ये भक्तों द्वारा ही दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर कोई ऐसे स्टाफ नहीं रखा गया है कि जो ये सब आपको सर्विस देता है। आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पर आपको सेवा उपलब्ध है। आप भी अपने शक्ति अनुसार यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हो। अभी जैसे हम यहाँ पर जो थाली ले रहे हैं तो ये थाली देने वाले भी हमारी तरह से आम भक्त ही है, लेकिन इन सिखों में यह मैंने देखा है कि यह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, सभी को एक ही समान यहाँ पे माना जाता है और सभी से ये मित्रता का व्यवहार रखते हैं। वहाँ से थाली और चम्मच लेने के बाद अब हम आगे लंगर हॉल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। कुछ ही देर में हमारा नंबर भी आ गया और वहाँ पर हम खाने के लिए बैठ गए। यहाँ पर जब आपसे रोटी दी जाती है तो आपको उसे भगवान के प्रसाद समझकर 2 हाथों से लेनी होती है। अगर आप अपने दोनों हाथ नहीं फैलाएंगे तो आपके हाथ में रोटी नहीं डालेंगे दोस्तों। और सच मानिए दोस्तों, ये प्रसाद जो है इसका जो स्वाद है ये बिल्कुल अलग ही स्वाद है और हमने भी इसे खूब आनंद से लिया और ख़ासकर मेरे बेटे को भी इसमें काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। भोजन समाप्त करके जैसे ही आप बाहर आते हो तो आपको अपनी प्लेट यहाँ पर इन सेवाधारियों के हाथ में देनी होती है और इसको धोने के लिए भी आप अगर देखेंगे तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये हमारे तरह जो भक्त है वही इसे धो रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे जो सारी सेवा है ये भक्तों द्वारा ही की जाती है और वहाँ पे से सुखाकर इन प्लेटों को वापस अन्य भक्तों के लिए लाया जाता है। अब भोजन हो गया था और हमने देखा तो गुरुद्वारा में जो कतार थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। तो अभी हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने का फैसला किया और गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए हम भी उसकी ओर बढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मुख्य जो गेट है, यहाँ से होकर आप गुरुद्वारा की ओर बढ़ सकते हैं। यह रास्ता सीधा गुरुद्वारे की ओर जाता है। इस पॉइंट के आगे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते
तो हमने भी यहाँ पर फिर अपना कैमरा बंद कर दिया था। दरअसल इस गुरुद्वारे का निर्माण करीबन 400 साल पहले हुआ था। इस गुरुद्वारा के चारों ओर एक एक द्वार है। गुरुद्वारा के भीतर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पठन किया जाता है और आपको वहीं पे माथा टेकना होता है दोस्तों। नीचे दर्शन करके आप पहली मंजिल पर भी जा सकते हो, वहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर भी ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा दूसरे ग्रंथ रखे हुए हैं और उसके बाद आप ऊपर छत पे भी जा सकते हो। छत से भी आपको नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने मिलेगा दोस्तों। तो यदि आप यहाँ पर आते हो तो छत पे जाना मत भूलिएगा। गुरुद्वारा के आसपास भी काफ़ी अन्य दर्शनीय स्थल है दोस्तों, आप वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। और वहाँ का एक कढ़ा प्रसाद है जो आपको ज़रूर लेना है दोस्तों। कढ़ा प्रसाद अभी पैकिंग में भी मिलता है ताकि आप उसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए भी ले जा सकते हैं। बाकी कुल मिला के आज हमने यहाँ पे एक अलग ही शांति का अनुभव किया। जो हमारी ये ट्रिप जो चली आ रही थी उसमें काफ़ी भागा दौड़ी हो गई थी, तो आज का दिन यहाँ पर हमने पूरा आराम किया है दोस्तों। हम करीबन इस परिसर के बाहर और कहीं भी नहीं गए हैं, लेकिन आप ये मत कीजिएगा, आप ज़रूर जाइएगा आसपास के स्थलों की। आप रुक के और एक दिन और रुक भी सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पे हमारी आज की ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है और कल हम यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली से हम निकलेंगे मुंबई के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी इस ट्रिप में आनंद आया होगा और हम अपना अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का। जी हाँ दोस्तों, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अभी अभी अनावरण हुआ है नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, हम वहीं पे जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे उस वीडियो में कि आपको किस तरह से वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको किस तरह घूमना है, उसका बुकिंग कैसे कैसे होता है। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।